हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 19 है हमारा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 18 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो देखो, इकोनॉमी में ये हमारा 19th लेक्चर है। इसके बाद आपके आई थिंक 4 या 5 लेक्चर आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 4 ही आएंगे, जिसमें आपकी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग करेंगे पहले मेंस की प्रैक्टिस। मेंस के लिए मैं 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ आपके, और प्री की प्रैक्टिस करेंगे। प्री के लिए फिर 500 क्वेश्चंस। तो पहले मेंस का करेंगे, देन प्री का, और इनमें आपका पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो बस 4 या 5 लेक्चर्स और है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज ना हम लोग ये कंटेंट है जो पढ़ने वाले हैं। तो इतने लेक्चर्स में आप लोगों ने एफडीआई के बारे में सुना है, एफपीआई के बारे में सुना है, जिसका बेसिक मतलब ये है कि फॉरेन से जो पैसा आपका इंडिया में इन्वेस्ट होता है, राइट। लेकिन इसको और डिटेल से आज समझेंगे हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 8th लेक्चर में आई थिंक कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक को। इसमें हम लोगों ने मनी मार्केट के टूल्स भी हमने कवर किए थे वहां पे। आज जो मेन है ना, मेरा कंसर्न जो कराना है मुझे आप लोगों को, वो है कैपिटल मार्केट। ये कराना है, फिर इसके टूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, और फिर इनके बीच का डिफरेंस, जो भी क्लासिफिकेशन होगा ना कैपिटल मार्केट का, ये वही पॉइंट्स हैं, इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर्स आपके कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे, एंड देन फाइनली आपका प्राइमरी मार्केट, एंड देन इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है, जैसे कि पहले किसी प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, आपके पास फंड भी है, आपके पास लोग भी हैं बहुत सारे काम करने के लिए, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। कई केसेस में, मतलब 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। 90% केसेस में क्या होता है, सिर्फ आपके पास एक आइडिया है, या तो आपके पास पैसों की कमी है, या तो आपके पास लोगों की कमी है, हर चीज आपके पास नहीं है। ठीक है, और अल्टीमेटली आप लोगों को कैसे ला सकते हो, उनको हायर करके, उनको पैसे दे के, राइट। या आपके पास किसी रिसोर्स की कमी है तो उसको कैसे पूरा कर सकते हो, आप उसको खरीद के। तो अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या होता है, नया बिजनेस या नया सेटअप बनाने में पूरा पैसे। ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट काम आता है। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका कई तरीकों से हो सकता है। आप किसी से उधार ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो। तो ये तो आपकी डोमेस्टिक चीजें हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके बाहर, इंडिया के बाहर, अपनी कंट्री के बाहर से अगर मैं किसी से पैसे लेती हूँ, ठीक है, या अपनी कंट्री से बाहर मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करता है, कोई फॉरेन का बंदा, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। समझ में आ गया। अब वो इन्वेस्टर ना दो तरीकों से पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। एक है आपका एफडीआई, और एक इसी का भाई होता है आपका एफपीआई। समझ में आ गया, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है एफडीआई में, एफडीआई में कोई इन्वेस्टमेंट जो भी किसी फॉरेन एंटिटी द्वारा, इस फॉरेन एंटिटी में आपका इंडिविजुअल्स, जैसे कि मैं और आप, कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करे, चाहे किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, ये तीनों ही आपके एफडीआई में क्लासिफाई किए जाते हैं। समझ में आ गया। तो अगर ये फॉरेन एंटिटीज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। अब जैसे मैं चाइना में इन्वेस्ट करूंगी तो मैं उनके लिए फॉरनर हूँ, तो उनके लिए जो मेरा अमाउंट होगा वो एफडीआई होगा। या चाइना का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो एफडीआई होगा हमारे लिए। समझ में आ गया। अब ये एफडीआई ना बहुत यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है, तो मैंने आपको ना फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बताया था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, अब जैसे कोई यूएस का बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करता है, या कोई चाइना का बंदा करता है, तो वो ज्यादातर केसेस में अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और कैसे करेगा, वो करेंसी को एक्सचेंज कराएगा, राइट, रुपीज में करेगा, राइट। तो वो जैसे करेंसी मान लो आरबीआई में एक्सचेंज करा लिया उसने, या उसने अपने देश में ही एक्सचेंज करा लिया कहीं पे भी, तो इससे हो क्या रहा है, मेरे करेंसी की, रुपीज की वैल्यू बढ़ रही है, रुपीज की डिमांड बढ़ रही है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जैसे उसने आरबीआई में ही कराया, तो आरबीआई का तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आ रही है। ठीक है, और अगर आरबीआई इंडिया में नहीं कराया, इंडिया के कहीं बाहर कराए, तो इसका मतलब क्या है कि रुपीस की आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो रुपी की वैल्यू क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। इस वजह से एफडीआई जो है ना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा अगर एफडीआई हो रहा है तो यानी कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होगी। समझ में आ गया। तो इस वजह से एफडीआई जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ, अब इंडिया में एक रूल है। इंडिया में रूल क्या है, एफडीआई का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्ट करना, तो एफडीआई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होंगे। तो एफडीआई ना आपको अल्टीमेटली ओनरशिप भी देता है उस कंपनी का। जैसे कि मेरी कंपनी है, एक सेकेंड, हाँ, मेरी कंपनी है, मैं 100% होल्ड करती हूँ उस कंपनी के शेयर्स। ठीक है, अब है क्या, मैंने एफडीआई किया,
किसी ने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, उसने 15% ले लिया मेरी कंपनी का, तो अब मेरे पास 85% हो गया और उसके पास 15% चला गया, समझ में आ गया? तो अब क्या होगा ना, कंपनी को लेके जो भी डिसीजन मेकिंग होगा कि इस कंपनी में क्या काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, जो भी एक्स वाई जेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा कंपनी को लेके, अब ये जो 15% वाला बंदा है ना, ये भी उसमें इन्वॉल्व होगा। समझ में आ गया? तो इसके पास भी ओनरशिप चली गई है कंपनी की, भले ही 15% पर ये भी कंपनी का मालिक है। समझ में आ गया? तो जो भी कंपनी को लेके जो भी मैटर्स डिस्कस किए जाएँगे वो इसको इंक्लूड करके किया जाएगा। तो इसके पास क्या चली गई है? ओनरशिप चली गई है किसी भी कंपनी की जिसमें इसने शेयर खरीद लिए हैं। तो एफडीआई का एक ये बेनिफिट होता है दोनों के लिए। देखो, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट? मेरे लिए मेरा नया प्रोजेक्ट होगा या मेरी कोई कंपनी बहुत स्क्रैच से मैं बना रही हूँ, तो उसमें मेरे को हेल्प मिल जाएगी। लेकिन उस बंदे के लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर के लिए 2-3 चीज़ें बेनिफिट है। पहला तो उसको कंपनी का ओनरशिप मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा, जो उसने इन्वेस्ट किया है ना, उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को भी मिलती हैं। तो एफडीआई से ना उसको क्या मिल जाता है? ओनरशिप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ओनरशिप मिल जाता है। नाउ एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया एफपीआई, एफपीआई भी सेम है, ठीक है? लेकिन होता क्या है ना, इंडिया में एफडीआई हम लोग तभी मानते हैं कि ये एफडीआई हुआ है जब कोई इंसान किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीदता है। समझ में आ गया? अगर उसने 10% से कम शेयर्स खरीदे हैं, तो फिर वो एफडीआई में काउंट नहीं होता है, वो एफपीआई में काउंट होता है। तो 10% से जो कम शेयर खरीदता है ना, उसको कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? कि एफडीआई से जो भी अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट या तो 10% या तो उससे ज़्यादा का होना चाहिए किसी भी कंपनी में ओनरशिप लेने के लिए। समझ में आ गया? अगर जो 10% से कम है आपका, तो वो क्या कैलकुलेट हो जाता है? एफपीआई कैलकुलेट हो जाता है। इस केस में ना उसके पास कंपनी की ओनरशिप नहीं रहती है। कंपनी की ओनरशिप नहीं रहती है मतलब कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा कंपनी को लेके, उसमें ये बंदा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है? फिर इसका एक ही मोटिव होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने आया है, प्रॉफिट कमाएगा और निकल जाएगा। समझ में आया? इसका मोटिव कंपनी के मामलों में दखल-अंदाज़ी करने का नहीं है, कंपनी में ओनरशिप लेने का नहीं है। अगर आपको ओनरशिप लेनी है तो आपको 10% या उससे ज़्यादा के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे किसी भी कंपनी में, और तब जाके वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका एफडीआई कहलाएगा। ये मेजर डिफरेंस है आपका एफडीआई और एफपीआई के बीच में, ठीक है? आगे और भी डिफरेंसेस है जो मैं बताऊँगी आपको, लेकिन ये मेजर है, ठीक है? तो एफडीआई कब होता है? जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर 10% या उससे ज़्यादा इक्विटी किसी भी कंपनी की खरीदता है। समझ में आ गया? नाउ ये कुछ टाइप्स के एफडीआई हैं। सबसे पहला है आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई मतलब कि कोई एक कंपनी है मेरी, सपोज़ यूपीएससी अनप्लग्ड इंडिया की कंपनी है, ठीक है? पर मुझे इसी सेम कंपनी की ब्रांच खोलनी है चाइना में। तो मैंने सेम कंपनी यूपीएससी अनप्लग्ड की ब्रांच जो है चाइना में खोल दी है। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई हो गया, मतलब कि सेम ही कंपनी है, उसकी ब्रांच जो है दूसरी कंट्री में खुली है। या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि उसी कंट्री के जो बिजनेसमैन्स हैं, उनको कुछ बोलूँ कि मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, आप लोग स्टार्ट करो, मेरी ही कंपनी की ब्रांच होगी, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से सेम कंपनी की ब्रांच अगर दूसरे कंट्री में ओपन की जाती है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहलाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि टोयोटा है, टोयोटा ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में भी सेटअप की है। अब टोयोटा आपका जापान का ब्रांड है, तो अब होगा क्या, इसे ये जो टोयोटा ने किया है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई के अंदर आएगा, ठीक है? दूसरा आपका वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? जैसे कि मैं कॉटन की शर्ट बना रही हूँ, ठीक है? तो कॉटन की शर्ट ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना। कॉटन की शर्ट के लिए क्या होगा? पहले कॉटन के प्लांट लगाए जाएँगे, ठीक है? फिर उससे कॉटन तोड़ा जाएगा, फिर उस कॉटन से फैब्रिक बनाया जाएगा, फिर उस फैब्रिक से आपका शर्ट बनेगा। समझ में आ गया? तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एक शर्ट बनने के लिए कितने स्टेज में ये चीज़ हुई है, देखो। पहले कॉटन के सीड लगे हैं, पहला स्टेज। फिर उस सीड बॉल से जो कॉटन आया है हमारे पास, उससे थ्रेड्स बनाए गए हैं, धागे बनाए गए हैं। फिर उस धागों से आपका फैब्रिक तैयार हुआ है, उस फैब्रिक से आपका शर्ट तैयार हुआ है। समझ में आ गया? तो 4 स्टेजेस में ये चीज़ जो है हुई है। तो आपका वर्टिकल एफडीआई होता है कि आप ना किसी बिज़नेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, उस अब यहाँ पे ना मैं मान लेती हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट मेरा 5th स्टेज में बनता है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, उस फाइनल प्रोडक्ट के बनने से पहले जितने भी ये स्टेजेस है ना, आपने इनमें इन्वेस्ट किया है। मतलब कि मैंने हो सकता है धागा बनाने में इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने हो सकता है कॉटन का जब फैब्रिक तैयार हो रहा था, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपका वर्टिकल एफडीआई कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कोई स्मार्टफ़ोन बनाने की कंपनी है, लेकिन उन्होंने ना स्मार्टफ़ोन में जो चिप डलता है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। समझ में आ गया?
तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल एफडीआई। इसके बाद है आपका कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई क्या होता है, जैसे कि मेरी फूड कंपनी है और मैंने चाइना की ना आईटी सर्विसेज वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर कोई कंपनी करती है जिसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो वो आपका कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब रिलेटेड नहीं है। मैं फूड बनाने वाली कंपनी हूँ, मुझे किसी फूड बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज है मुझे। बट मैं फूड बनाने वाली कंपनी में ना करके कार की कंपनी में कर दूं या किसी ऐसे बिजनेस में कर दूं इन्वेस्ट जिससे मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो आपका कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई कहलाता है। नाउ इसके बाद है आपका प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होता है, जैसे कि मेरे गुड्स जो है ना वो बन किसी एक कंट्री में रहे, लेकिन वो एक्सपोर्ट होके जा किसी दूसरी कंट्री में रहे क्योंकि उनका मार्केट वही है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि कोई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, उसने अपनी कंपनी खोली इंडिया में है, ठीक है, और इंडिया में उसकी कंपनी इंडिया में पूरे उसके जो प्रोडक्ट है मोबाइल है वो पूरा असेंबल हो रहा है, पूरा बन बन रहा है, और फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है अफ्रीका जाने के लिए क्योंकि अफ्रीका की मार्केट में बिकेगा वो। समझ में आ गया? तो ये आपका प्लेटफॉर्म एफडीआई कहलाता है। मतलब बन कहीं और रहा है सामान और बिकेगा कहीं और पे वो सामान, ठीक है। तो ये है आपका 4 तरीके के एफडीआई, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे, रूट्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आपका जो एफडीआई होता है ना वो इन 2 रूट्स के थ्रू होता है। पहला है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा आपका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ना गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। समझ में आ गया? नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आ गया? लेकिन आपने जब इन्वेस्ट कर दिया है ना तो आपको एक बार आरबीआई को नोटिफाई करना होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन देना होता है कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, बस ये। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इनमें अगर आप करते हो इन्वेस्ट तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट नाम से ही पता चल रहा है, आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, मीडिया हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये परमिशंस देता है? तो वो है आपका ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। समझ में आ गया? ये वो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एफडीआई इंडिया में आपको कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में करना है या नहीं करना है, वो अप्रूवल देता है। समझ में आ गया? ये आपसे प्री में बन सकता है क्वेश्चन। नाउ अब एफडीआई को लेके ना ये कुछ बॉडीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डीपीडबल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो भी एफडीआई से रिलेटेड यस नो है, अप्रूवल देने का प्रोसेस हो गया। ये एफडीआई को लेके कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई लॉ नया बनाना है तो वो ये बॉडी है जो इसके पीछे लुक आफ्टर करती है, ठीक है। इसके बाद है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है आपका, जो भी करेंसी एक्सचेंज का काम हो गया, जो एफडीआई आ रहा है वो मनी कैसे रेगुलेट करना है, सब कुछ करना है, तो वो सारी चीजें आपका आरबीआई हैंडल करता है फीमा एक्ट के अंदर। समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में मुझे फीमा एक्ट का फुल फॉर्म बताना आप लोग, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपकी एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब ये जो बॉडी है ना आपकी, ये वो काम नहीं करती, ये पहले ना डीपीआईटी जो काम करता है ना यही काम ये बॉडी किया करती थी, बट इसको अबॉलिश कर दिया गया आपका 2017 में। अब इसका कुछ ऐसा कोई रिलेटिव काम है नहीं, तो इस वजह से ये अब नहीं हैंडल करती, लेकिन पहले डीपीआईटी से पहले ये बॉडी थी जो पूरा ये लुक आफ्टर करती थी अप्रूवल प्रोसेस वगैरह, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बेनिफिट ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया, यानी कि एफडीआई को लेके इंडिया, मतलब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या प्रॉफिट होगा। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो बढ़ेगा। पता नहीं ऐसे क्यों चल रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि अगर कोई बिजनेस इंडिया में शुरू हुआ है, ठीक है, किसी फॉरेन के बंदे ने इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी इंडियन मार्केट में, जॉब्स क्रिएट होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल बहुत ज्यादा आता है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट गैप को फिल करने के काम आता है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मैनेजरियल नो हाउ, तो फॉरेन कंपनीज के पास ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्लस बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जो इंडिया में भी ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो जब फॉरेन कंपनी है, मैंने आपको बता ही दिया कि कोई फॉरेन की कंपनी है यहाँ फैक्ट्री या ऑफिस अगर बनाती है
तो वो लोगों को हायर करती है, ट्रेनिंग उनको देती है, उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, समझ में आ गया? तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर आपका बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, यानी कि होता क्या है ना, फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में प्रोडक्शन करके अपने ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू ना गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है? जिससे इंडिया का भी एक्सपोर्ट आपका बढ़ता है। फिर है आपका नेक्स्ट इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन लिंकेजेस। तो कंपनीज़ आपकी आती हैं, रोड्स, वेयर हाउसेज़, लॉजिस्टिक्स हो गया, पोर्ट्स एक्सेट्रा वगैरह, ये इम्प्रूव करते हैं, जिससे पूरा सप्लाई चेन जो है ना, वो आपका बेटर हो जाता है, ठीक है? फिर है आपका इंक्रीज़ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जब आपका डॉलर्स में पैसा इंडिया में आता है, तो इंडिया का जो फॉरेन रिज़र्व है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहती है। समझ में आ गया? तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी हैं, ये कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है आपका प्रॉफिट रेपेट्रिएशन। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, फॉरेन से किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट कमाया और फिर वो अपने देश चले गए उस प्रॉफिट को लेके। समझ में आ गया? तो इससे क्या होता है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ना, उसपे प्रेशर पड़ता है। कैसे? क्योंकि उनको जो प्रॉफिट मिलेगा, वो भी इंडियन करेंसी में ही मिलेगा ना, फिर उसको वो लोग चेंज कराएँगे डॉलर्स में, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से डॉलर्स ले जाएँगे फिर वो हमारे देश से, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, इस पे काफ़ी कभी-कभी असर पड़ता है। दूसरा आपका कैन लीड टू डोमेस्टिक मार्केट डोमिनेशन बाय एमएनसी, यानी कि बड़ी-बड़ी जो फॉरेन कंपनीज़ है ना, वो इंडियन लोकल कंपनीज़ को कॉम्पिटिशन में पीछे छोड़ सकती हैं। जैसे कि वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट आने की वजह से जो हमारे स्मॉल किराना स्टोर्स थे ना, उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, किराना स्टोर्स आपके बंद हो रहे हैं, तो ये है। फिर आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रिसोर्स सेक्टर, तो आपकी जैसे माइनिंग होती है, ऑयल बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सेक्टर्स है ना, इनमें नेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है? फिर आपका कैन क्रिएट रीजनल इम्बैलेंस, एफडीआई फ्लोज मोर टू डेवलप्ड स्टेट्स। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो एफडीआई है ना, वो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें आता है। और जैसे आपके बिहार है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन रीजन्स में आपका कम एफडीआई आता है। तो इससे होता ये है कि जो आपका अमीर स्टेट है, वो और अमीर हो जाता है, जो गरीब स्टेट है, वो और स्ट्रगल करता है। ठीक है, फिर है आपका सम एफडीआई मे बी ब्राउनफील्ड बाइंग एक्जिस्टिंग फर्म्स नॉट क्रिएटिंग न्यू कैपेसिटी। इस पॉइंट को अभी समझते हैं, पर इससे पहले ये देख लो। 2 एफडीआई मतलब कि 2 मोड में एफडीआई किया जाता है। पहला मोड है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बिल्कुल आपका ज़ीरो से नई फैक्ट्री बनाना, एकदम स्क्रैच से, समझ में आ गया? जैसे कि टेस्ला है, टेस्ला इंडिया में जब आएगा ना, तो वो न्यू प्लांट अपना लगाएगा एकदम शुरू से, स्क्रैच से। समझ में आ गया? तो वो आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दूसरा है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो एक्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है? उसको खरीदा जाता है, तो बस ओनर चेंज होता है। इससे ना कोई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस ओनरशिप चेंज हुई है। जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, बस और कुछ नहीं किया, नाम चेंज कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जॉब्स वगैरह तो उतनी ही रही, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू से बन रहा है, नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए स्किल्स, नई जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हैं, ठीक है? अब इधर आ जाओ, ये है सम एफडीआई में बी ब्राउन फील्ड, यानी कि कुछ ज़्यादातर एफडीआईज़ जो है ना, वो ब्राउन फील्ड होते हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है, जो एक्जिस्टिंग कंपनीज है ना, खाली जो एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं को खरीद लेते हैं फॉरेन के इन्वेस्टर्स आके। तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया, कोई जॉब्स क्रिएट नहीं की, बस ओनरशिप चेंज हो गई है। तो बस ये है, ठीक है? इसके बाद नीचे आ जाओ, रिलेटेड टर्म्स। अब ये टर्म्स ना मैंने कुछ एग्जाम में देखे, अब इसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट बनता नहीं था, तो इस वजह से मैंने एफडीआई से रिलेटेड थे, तो मैंने सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। जैसे सबसे पहला है आपका राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का मतलब ये होता है कि इंडियन पैसा है, वो इल्लीगल तरीके से या इनडायरेक्ट रूट से बाहर भेजा जाता है और फिर वापस इंडिया में आता है एफडीआई बनकर। समझ में आ गया? तो बेसिकली इंडियन मनी है, वो फॉरेन कंट्री में गया, वापस इंडिया में एज़ अ एफडीआई आया, चीटिंग पर्पज़ से, समझ में आ गया? या फिर टैक्स को बचाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। दूसरा आपका एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ना कंपनी के शेयर्स खरीद के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने शेयर खरीद के कंपनी में ओनरशिप लेना, दैट इज कॉल्ड एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। फिर आपका री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, तो आपने जो भी एफडीआई करके जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है ना, उस प्रॉफिट को वापस आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है? मतलब लेके भागे नहीं हो आप, वहीं पे आपने दोबारा उसको इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है? तो ये है। इसके बाद है आपका अदर कैपिटल। तो अदर कैपिटल का मतलब है आपका जो आपकी फॉरेन में जो कंपनी थी आपकी पेरेंट कंपनी, ठीक है, और इंडियन सब्सिडरी, इनके बीच लोन या डेट वगैरह का जो ट्रांसफर होगा, मतलब कि मेरी कंपनी है यूपीएससी अनप्लग्ड चाइना में, और मेरी एक कंपनी है यूपीएससी अनप्लग्ड जो कि है आपकी इंडिया में, ठीक है? तो अब मैं अपनी कंपनी में ही पैसे भेज रही हूँ या लोन ट्रांसफर कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपका वो होता है अदर कैपिटल, ठीक है?
इसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। तो एफपीआई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वही एफडीआई ही है, लेकिन 10% से कम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका एफपीआई कैलकुलेट होगा। इसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलता है किसी भी कंपनी में, बस आप प्रॉफिट कमा सकते हो। समझ में आ गया? साथ ही आपका जो एफडीआई होता है ना, उसमें क्या होता है, आप ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी की ओनरशिप आप ले रहे हो, ठीक है। लेकिन एफपीआई में क्या होता है, एफपीआई में ना आप किसी कंट्री के ना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, बस प्रॉफिट कमाने के लिए, कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन एफडीआई में क्या था, एफडीआई में आपने किसी कंपनी में ही स्पेसिफिकली पैसा लगा रहे हो और वहां पे ओनरशिप आप ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, ठीक है। अब उस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद आप शेयर्स खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, जो भी आप खरीद रहे हो ना, उस पे आपका ओनरशिप नहीं है, ठीक है। और किसी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पे 10% से कम का आपका शेयर होना चाहिए, तब जाके वो आपका एफपीआई कैलकुलेट होगा। समझ में आ गया? तो एफपीआई कहाँ-कहाँ होता है? किसी कंपनी में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे 10% से कम का होना चाहिए। और दूसरा, जो किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट में आप लगाते हो, वहाँ पे बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर पर्पस है प्रॉफिट कमाना। समझ में आ गया? डिबेंचर्स क्या है मैं आगे समझाऊंगी, पर बॉन्ड की तरह ही है, ऐसा ही मान लो, प्रॉफिट कमाने के लिए लगाते हो आप पैसा, बस, ठीक है। तो इसमें ना आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड्स, इनमें ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री में। समझ में आ गया? इसमें ना आपका कोई पर्पस नहीं है कि किसी कंपनी पे आप कब्जा करो, ओनरशिप रखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना। अब इंडिया में क्या है, 10% से कम अगर आप इक्विटी लेते हो किसी कंपनी में तो उसको एफपीआई कहा जाता है, 10 से क्रॉस होता है वो तो एफडीआई कहला जाता है वो, ठीक है। ये आरबीआई के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद है आपका एफपीआई इन्वेस्टर्स इंक्लूड, मतलब कि एफपीआई इन्वेस्टर्स आपके कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई। ये आपके बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दूसरी कंट्री से आके इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंशन फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, या जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो। समझ में आ गया? तो बेसिकली बड़े फॉरेन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में शेयर्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये है वो बड़े और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। दूसरा आपका क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्यूएफआई। तो क्यूएफआई ये आपके इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन कंट्रीज से जो आपके सेबी के स्टैंडर्ड्स को ना मैच करते हैं। समझ में आ गया? तो ये वही लोग हैं। तो बेसिकली फॉरेन इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स, पर ट्रस्टेड कंट्रीज से ही वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिन जो नहीं कर सकती, कुछ हैं जो कर सकती हैं, तो वो। तीसरे हैं आपके नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज, जो इंडियंस फॉरेन में रहते हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो। समझ में आ गया? अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ना आपका ये जो एफआईआई और ये क्यूएफआई है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में थे, ठीक है। फिर 2013 में ना सेबी ने दोनों को मर्ज करके एक ही कैटेगरी बना दिया, जिसका नाम एफपीआई रखा। यहाँ पे एफपीआई आएगा, ठीक है। क्या रखा? एफपीआई रखा। और ये जो डिसीजन लिया गया ना, ये डिसीजन के एम चंद्रशेखर कमेटी, इनके रिकमेंडेशन पर लिया गया है। समझ में आ गया? तो पहले आपका एफआईआई और क्यूएफआई ये अलग अलग था, 2013 में इन सबको मर्ज करके एक ही कैटेगरी बना दी गई, एफपीआई। तो अब दो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की आपकी, एफडीआई एंड एफपीआई, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद है आपका रेगुलेशन इन इंडिया। तो एफपीआई को कौन रेगुलेट करता है? एफडीआई को तो हमको पता है। एफपीआई को कौन करता है? तो एफपीआई आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा, इसका फुल फॉर्म मैंने ही बता दिया, 1999। तो इंडिया में ना फॉरेन पैसा कैसे आएगा और कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज होगा, ये सब कुछ आपका इसी एक्ट फीमा 1999 के अंडर कंट्रोल होता है। तो इंडिया में बाहर से जो भी पैसा आएगा उसका जो रूल बुक है वो यही है, ठीक है, जो मैनेज करता है। इसके अलावा आपका सेबी, ये जो है ना, सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019, ये वो एक्ट है जो कि आपका मतलब एफपीआई के लिए ही बनाया गया है। यही डिसाइड करता है कि एफपीआई कैसे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्या रूल्स फॉलो करेंगे, तो ये सब कुछ जो है आपका ये देखता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई भी मॉनिटर करता है फ्लो ऑफ फंड्स, मतलब कि इंडिया में कितना फॉरेन पैसा आ रहा है, जा रहा है, इसको मॉनिटर कौन करता है? ये सब कुछ आपका आरबीआई करता है फीमा के अंडर। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपका जो सेबी है, ये ना एफपीआई इसको रजिस्टर कौन करेगा, उनसे रिपोर्ट मांगना हो गया, उनको रूल्स फॉलो करवाना हो गया, अगर उन्होंने रूल्स कोई ब्रेक कर दिए तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम ये
सब कुछ आपका सेबी देखता है। समझ में आ गया? तो 2 मेन बॉडीज़ है, सेबी एंड आपका आरबीआई, और ये दोनों ही किसके अंडर काम करती हैं? फीमा के अंदर। समझ में आ गया? और सेबी आपका सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019 इसके अंडर। समझ में आ गया? ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एफपीआई एज पर सेबी 2019। तो सेबी 2019 के अकॉर्डिंग ना ये जो है एफपीआई को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, कैटेगरी 1 जो है ना ये आपका सबसे सेफ और ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, ज्यादा रूल्स फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी इन सब के अंदर आते हैं और सबको सबके जो भी रूल्स है ना उन सबको फॉलो करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके बाद इसका एग्जांपल जैसे कि अगर सेंट्रल बैंक इन्वेस्ट करे, सोवरेन वेल्थ फंड्स में इन्वेस्ट करे, सोवरेन वेल्थ फंड्स इन्वेस्ट करे या पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करे, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं उन लोगों के जो ये इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आ गया? सेंट्रल बैंक जैसे कि आपका आरबीआई है इंडिया का, वैसे किसी दूसरे देश का करे। सोवरेन वेल्थ फंड यानी कि गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं वो हो गए। तो गवर्नमेंट या हाईली ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब बहुत अच्छा है, वो कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 इन्वेस्टर्स ये भी आपके रेगुलेटेड होते हैं, पर यहाँ ना रिस्क कैटेगरी 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, ये मॉडरेट रिस्क है। अप्रोप्रिएट रेगुलेटेड फंड्स होते हैं यहाँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए या एसेट मैनेजर्स होंगे। ये बेसिकली आपका प्राइवेट बट प्रॉपरली रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये, जो कि इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका कैटेगरी 3, ये आपका हाईएस्ट रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क है, लेस रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं ये, इनमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये आपके ज्यादातर हेज फंड्स, फैमिली ऑफिसेज, इंडिविजुअल्स, ये वो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, अमीर लोग या रिस्की इन्वेस्टर्स जो ज्यादा मॉनिटर्ड नहीं है, ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करते, वो आते हैं। समझ में आ गया? तो इंडिया में ना एफपीआई का ज्यादा पैसा जो है ना वो आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 इनसे आता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रस्टेड हैं, सेफ होते हैं, ये थोड़े बिगड़ैल लोग होते हैं। बाकी हेज फंड्स अभी क्या होते हैं ये आगे अभी समझेंगे। ठीक है, बट अभी मान लो बिगड़ैल कोई रिच इन्वेस्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इंस्ट्रूमेंट अलाउड फॉर एफपीआई इन्वेस्टमेंट, मतलब कि चीजें जिसमें आप एफपीआई इन्वेस्ट कर सकते हो किन चीजों में। ठीक है, तो एफपीआई ना इंडिया में रियल बिजनेस नहीं बनाते हैं, बस फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगाते हैं। आपको पता है एफडीआई से बिजनेस बन सकता है, एफपीआई से नहीं, क्योंकि एफपीआई आपका 10% से कम प्लस कोई ओनरशिप नहीं होती है, इस वजह से एफपीआई से पैसा मतलब बिजनेस नहीं बनता, सिर्फ आप प्रॉफिट कमाते हो। बिजनेस जो आपके फाइनेंशियल एसेट होते हैं ना उनमें पैसा लगाते हो आप। समझ में आ गया? तो ये है, जैसे आप इक्विटी शेयर्स में लगा सकते हो, लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में, डेरिवेटिव्स में, इन चीजों में आप एफपीआई का पैसा बेसिकली इन चीजों में लगता है। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद इधर आ जाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ एफडीआई फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब एफपीआई इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ता है। समझ में आ गया? जब आपके एफपीआई इंडिया में पैसा लगाते हैं, डॉलर आता है, जिससे आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, दूसरा आपका इंप्रूव लिक्विडिटी इन स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स। तो स्टॉक मार्केट प्लस बॉन्ड मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मार्केट आपका स्टेबल रहता है, एफिशिएंट रहता है। इसके बाद एनकरेज फाइनेंशियल इनोवेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो इंडिया ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है। ठीक है, बहुत मतलब प्रॉफिट होता है बेसिकली। जैसे आपके डेरिवेटिव्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर आपका इंडिकेट्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी। करेक्ट, यानी कि आपका अगर एफपीआई बढ़ रहा है ना तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडिया आगे ग्रो करेगा। समझ में आ गया? तो वो अच्छी चीज है। फिर आपका हेल्प द गवर्नमेंट रेज फंड्स वाया सोवरेन बॉन्ड्स। तो बेसिकली एफपीआई सोवरेन बॉन्ड्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो खरीदते हैं, जिससे सरकार को पैसा मिलता है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कंसर्न्स और रिस्क क्या है। पहले तो हाईली वोलेटाइल। हाईली वोलेटाइल का मतलब क्या है? अनस्टेबल। आज पैसा आया कल निकल भी जाएगा। ठीक है, तो रुपी की जो वैल्यू है ना वो अप्रिशिएट डिप्रिशिएट ये होती ही रहती है। ठीक है, इसके बाद आपका हॉट मनी। हॉट मनी होता है जल्दी एंटर करते हैं पैसा, जल्दी पैसा लगाया जाता है और जल्दी एग्जिट हो जाता है। समझ में आ गया? अगर एग्जिट हुआ तो आपका स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो ये जो चीज है ना हलचल ये बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद कैन लीड टू एसिड बबल्स। तो बेसिकली एसिड बबल बना सकता है, ज्यादा पैसा लगने से शेयर जो है ना वो आपकी मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है, कभी कभी आपका बहुत वैल्यू गिर जाएगा, तो ये हो जाता है। फिर है डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल फैक्टर्स। तो बेसिकली ये जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काफी डिपेंड करता है, जैसे कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट क्या है, क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है, ग्लोबली रिसेशन चल रहा है कि नहीं, डॉलर की क्या स्ट्रेंथ है, इन सारी ही चीजों पे हमारा जो ये
एफपीआई इन्वेस्टमेंट है ना, ये डिपेंड करता है, समझ में आ गया? इसके बाद है स्पेक्युलेटिव नेचर होता है, रियल इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट हाईली अनस्टेबल रहता है, आज वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, कल डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो कंपनी बेसिकली ना, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, बेसिकली कंपनीज में कंट्रोल नहीं देती हैं आपको, सिर्फ आप प्रॉफिट कमाते हो, इसलिए एम्प्लॉयमेंट या प्रोडक्शन जो है ना, इन एफपीआई से वो बढ़ता नहीं है, समझ में आ गया? तो इस वजह से रियल इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता है। तो ये है। इसके बाद आ जाओ एफपीआई इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है? तो एफपीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है, समझ में आ गया? ये चीज़ ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो इधर देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, एफपीआई इंडिया में शेयर बॉन्ड्स बाय करता है, ठीक है? सिचुएशन ये है। तो इससे क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो, पैसा आपका आएगा, तो इंडिया में डॉलर आ रहा है, ठीक है? और दूसरा सिचुएशन ये है कि जब एफपीआई अपना इन्वेस्टमेंट सेल करके पैसे जो है वापस ले जाए, तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, तो डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है, समझ में आ गया? तो ये इम्पैक्ट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में पड़ता है। पैसे इस केस में आते हैं जब एफपीआई आता है, इस केस में पैसे वापस जाते हैं, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद आ जाओ नीचे फटाफट से। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे आप लोग बताओ, तो आप लोग बता नहीं दोगे। एफडीआई क्या है? हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए। एफपीआई क्या है? हमने फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया है, जो हमारा शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इस केस में मुझे कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का। यहाँ पे 10% से ज़्यादा का इक्विटी स्टेक होना चाहिए, यहाँ पे 10% से कम का इक्विटी स्टेक होना चाहिए किसी भी कंपनी में। ये क्या है? ये रियल इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्री में, ऑफिसेज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन, इसका शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाना, ठीक है? इसके बाद ये स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये वोलेटाइल होता है, हाईली वोलेटाइल होता है, मार्केट से बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो एसोसिएट रहता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो है ना, इन्वेस्टर जो है ना, उसको मैनेजमेंट रोल में भी आप बुलाया जाता है। जो भी कंपनी को लेके जो भी डिसीजन मेकिंग काम होता है, उन सब में इन्वेस्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है? यहाँ पे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, बस उसका पैसा इन्वेस्ट किया और जो प्रॉफिट मिला वो बंदा लेके एग्जिट, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका कोई लेना-देना नहीं है उससे, ठीक है? इसके बाद अब ये किन सेक्टर्स में होता है एफडीआई? मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीकॉम में, टेलीकॉम सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सेक्टर्स में किया जाता है। और ये जो एफपीआई है, ये आपका इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपसे एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये किनके द्वारा रेगुलेट होता है? डीपीडब्ल्यूआईटी, आरबीआई, और ये सेबी एंड आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर। इसके बाद इधर आ जाओ, अप्रूवल रूट। तो आपको पता है एफडीआई 2 तरीकों से होता है, ऑटोमैटिक और गवर्नमेंट। इसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती, इसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेबी है जो इसमें इंटरफेयर करता है, कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एफपीआई के लिए, नहीं कराना पड़ेगा। ये जो भी रूल है वो सेबी डिसाइड करता है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो एफडीआई से जॉब्स क्रिएट होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है, मीन्स जो विदेश में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो इंडिया में आती हैं, समझ में आ गया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये लिक्विडिटी और फॉरेक्स रिजर्व खाली इन्हीं दोनों को बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है? इसके बाद बीओपी एंट्री। तो ये कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है बीओपी में, और ये आपका कैपिटल अकाउंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में जाता है, और ये आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है? इसके बाद जैसे यहाँ पे है एप्पल सेटिंग अप प्लांट इन इंडिया। तो शुरू से एप्पल बनाएगा, राइट? और इसका क्या है? यूएस फंड बाइंग इन्फोसिस शेयर। तो इन्फोसिस के आपने शेयर खरीद लिए यूएस से किसी ने, मान लो 10% से कम, तो वो आपका एफपीआई में आ जाएगा, समझ में आ गया? तो अगर शॉर्ट में समझाऊं तो एफडीआई आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, स्टेबल है, रियल इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए है, वोलेटाइल है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ये लिक्विडिटी ऐड तो करता है बट बहुत रिस्की होता है। लिक्विडिटी ऐड करता है मतलब पैसे तो आते हैं लेकिन रिस्क बहुत है कि जा भी सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अब थ्रेशोल्ड क्या है? 10%। अगर इक्विटी से कम है, थ्रेशोल्ड कितना है? 10%। 10% से कम है तो एफपीआई, अबव है तो एफडीआई, ठीक है? ये आपके प्री में बन सकते हैं, इस वजह से मैंने इसे शॉर्टकट में बना दिया है। आई होप आपको ये एफडीआई, एफपीआई क्लियर हो अच्छे से। इसमें थोड़ा बहुत ना एडिशन और होगा। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, उसमें भी थोड़ा सा एफडीआई, एफपीआई के बारे में आप पढ़ोगे, पर आपका कोर कॉन्सेप्ट यही है, समझ में आ गया?
इसके बाद है हमें करना फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है? तो ये टॉपिक ना आप लोग पढ़ ऑलरेडी चुके हो थोड़ा-सा लेक्चर नंबर 8 में, आपको आइडिया है इसके बारे में, बट इसका जो मेन कंपोनेंट है ना कैपिटल मार्केट, उसके बारे में पढ़ना है। मैंने सोचा था कि आज ही इसी वीडियो में मैं इसको करा देती, बट ये वीडियो ऑलरेडी आपका 40 मिनट्स के आसपास का बन चुका है, तो इसको हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है? यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो कैसी लगी बताना मुझे। अगर ये नोट्स आपको परचेज़ करने हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।